चलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मेरा नाम है वत्सल कंसर फ्रॉम आरओ कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए चैप्टर नंबर 17 का क्विक रिवीजन, जो कि रहेगा क्लास 10th का। अब ये चैप्टर का बोर्ड्स में बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि सेक्शन डी में ये चैप्टर में से 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये चैप्टर को A to Z पूरा पढ़ लेना है, रट नहीं लेना है। ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक ये वीडियो में बने रहिए। हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि ये वीडियो में सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए और कम से कम टाइमिंग में ये वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 17 रहेगा इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम and challenges, poverty and unemployment. So my dear students, whenever you are going to start any of the new chapter, so the main perspective of the chapter is you should know the particular each and every concepts of the name of the chapter. Means अगर आप कोई भी चैप्टर न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो पर्टिकुलर उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर ये मेथड आप यूज करोगे हर बार, जब भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करो उससे पहले आपको क्या करना है, A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए आपके पर्टिकुलर चैप्टर के नेम के। वो अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको चैप्टर लर्न करने में बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सो इट इन अ सिंपल लैंग्वेज इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, द प्रॉब्लम which is related with money, that is to be called economic problem. अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से होता क्या है आपको पता है? अगर आर्थिक दिक्कत हो तो उसकी वजह से हमेशा क्या होता है, गरीबी आती है। गरीबी का मतलब होता है पॉवर्टी, और पॉवर्टी आएगी। पॉवर्टी क्यों आएगी? वो आएगी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, जिस आदमी के पास कोई भी काम नहीं होता है, दैट इज टू बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, और मेन चीज है चैलेंजेस। अभी ये सारे चैलेंजेस आपको पता होगा कि इंडिया के लिए बहुत ही बड़े हैं। इंडिया में आप देखोगे तो कितने सारे लोग इलिटरेट है, कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने सारे लोग पॉवर्टी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, गुजार रहे हैं। लेकिन ये सबसे आउटकम लाके गवर्नमेंट को बेटर से बेटर लाइफ प्रोवाइड करनी है लोगों को, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडियन गवर्नमेंट। तो चलिए चैप्टर्स के मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स लर्न करते हैं और पूरा चैप्टर समझते हैं। तो बिलो द पॉवर्टी लाइन, सो सबसे पहला जो मेन कॉन्सेप्ट है, दैट इज टू बी कॉल्ड बीपीएल। नाउ व्हाट इज अ बीपीएल? बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा। बिलो पॉवर्टी लाइन एक पॉवर्टी की एक रेखा है, एक लाइन है, उससे नीचे जो भी लोग आते हैं वो सबके सब बीपीएल के अंदर काउंट होते हैं। तो इन सबके सिम्टम्स क्या होगा, इन सबके कौन कौन से पॉइंट होंगे कि हमको पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। सो लेट्स अंडरस्टैंड पॉवर्टी, इट्स मेजरमेंट एंड पाथवेज टू डिग्निटी। सो integrated approach combining poverty alleviations with the employment generations for the sustainable development. अगर हम लोग बात करें तो आज की तारीख में सबसे मेन दिक्कत है अनएम्प्लॉयमेंट। अभी सभी के मन में एक कारण होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट तो आती है एजुकेशन की वजह से, लेकिन भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट तो देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके साथ में टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं। सोचो, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से प्रकार के अनएम्प्लॉयड हो गए भारत देश में। ठीक है, तो हम लोग पहले एक स्टेटिस्टिकल डेटा लेके आए पॉवर्टी का, क्योंकि भारत देश की पॉवर्टी का स्टेटिस्टिकल डेटा है। तो ये बहुत ही इजी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो पर्टिकुलर दिस पीडीएफ का, पीपीटी का। पॉवर्टी रेट कितना है? तो अप्रोक्सीमेटली अगर 2011 और 12 की रिपोर्ट की बात करें, 2011 और 12 की रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो 27 करोड़ लोग भारत में थे जो पॉवर्टी के अंदर रह रहे थे। 21.9% लोग, ओवरऑल पॉपुलेशन का ये डेटा है। ओवरऑल पॉपुलेशन में से 21.9% आर लिविंग अंडर पॉवर्टी। अभी वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट रहेगा ये 2010 का रहेगा। टोटल 32.7% लोग पॉवर्टी में रहते थे। कितने? 32.7%, और नियर बाय 35.6 करोड़ समथिंग लोग थे। 35.6 सीआर 2010 का रिपोर्ट। देखो हमने दो रिपोर्ट पढ़े, 2010 का पढ़ा
2011 और 12 का अपना। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा गरीबी में जी रहा था, तो वो थे छत्तीसगढ़। कितने? कौन सा? छत्तीसगढ़। कितना है इसमें? 36.93%। कितना? 36.96% पीपल आर लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन। ठीक है, और गोवा का सबसे लोएस्ट रेट इज 5.09%। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में आपने समझ लिया। वापस रिवीजन करवा देता हूं। 2011 और 12 का जो रिपोर्ट था उसमें 21.9% था। उसके बाद एक माइनस कर देना, 2010 का रिपोर्ट याद रखना। 2010 में 32.7% है। कितने? 32.7%। और इंडिया में सबसे ज्यादा पॉवर्टी में कौन सा देश था? तो दैट इज छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पॉवर्टी मेजर कैसे करेंगे, किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि दिस पर्सन, दिस फैमिली आर लिविंग अंडर पॉवर्टी। तो सबसे इजी है, उसके फूड, क्लोथिंग और एकोमोडेशन के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर है, ये की फैक्टर्स है कंसिडरेशन की। ठीक है, पॉवर्टी मतलब सबसे बेसिक चीज भी एफोर्ड ना कर पाना, दैट इज टू बी कॉल्ड पॉवर्टी, गरीबी। फूड हो गया, क्लोथिंग, एकोमोडेशन और एक्सपेंडिचर। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बच्चों खर्चा। ठीक है, जितने भी पर्टिकुलर खर्चे रहते हैं फैमिली के। एजुकेशन एंड हेल्थ एक्सिस, एजुकेशन के ऊपर कितना फैमिली एक्सपेंस कर रही है, हेल्थ के ऊपर कितना एक्सपेंस कर रही है। फिर आ गया क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन। क्लीन वाटर अवेलेबल है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिल रही है कि नहीं 24/7, हाइजीनिटी किस तरीके से रह रही है। ठीक है, कैलोरिक इनटेक एंड न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड, ये सबसे मेन टॉपिक है। कैलोरिक इनटेक मतलब किस प्रकार का फूड इनटेक हो रहा है, कितनी कैलोरीज उसमें है। मिनिमम कैलोरीज का डेटा होता है दैट दिस मच ऑफ कैलोरीज शुड बी इनटेक बाय ईच एंड एवरी पर्सन फॉर लिविंग एन हेल्दी लाइफ। वो उतना मिनिमम भी वो नहीं इंटेक कर पाते। ठीक है, और टोटल फैमिली की इनकम कितनी होती है, कितनी टोटल फैमिली की इनकम कितनी होती है, वो भी हम लोग आगे डिसाइड करेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे इधर दो प्रकार की पॉवर्टी के बारे में। एक होगी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरी होगी रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? समझ लो एक मार्केट है, उसमें पर्टिकुलर सब प्रोडक्ट्स है, उसका रेट है, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट रेट होता है सभी प्रोडक्ट का क्वालिटी के हिसाब से। उसमें जो लोएस्ट रेट होता है, कौन सा? लोएस्ट रेट भी जो एफोर्ड ना कर पाए, दैट इज टू बी कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? ये हम बेसिक के एग्जांपल से सीखेंगे, तो थिंक आपके टेक्स्ट बुक में भी वही एग्जांपल दिया है। सपोज 3 फ्रेंड्स है। ठीक है, 3 में से पहला जो फ्रेंड है वो 50,000 रुपीज अर्न कर रहा है पर मंथ के, दूसरा जो फ्रेंड है वो 30,000 रुपीज अर्न कर रहा है पर मंथ। तो जो दूसरा फ्रेंड होगा ना, वो पहले की कंपैरिजन में पॉवर कहलाएगा। ठीक है, वो पहले की कंपैरिजन में रिलेटिव पॉवर्टी कहलाएगा। ठीक है, और तीसरा जो फ्रेंड है वो कमा रहा है महीने के 25,000 रुपए, तो वो दूसरे के कंपैरिजन में रिलेटिव पॉवर्टी कहलाएगा। ओके, वेरी इजी। देखो दो प्रकार के पॉवर्टी के बारे में पढ़ा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है जो बेसिक प्राइस भी ना अफोर्ड कर पाए, दैट इज टू बी कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दूसरा होगा रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी में उसमें क्या करना है? कंपैरिजन करनी है। मेन आपको एक वर्ड याद रखना है, कंपैरिजन। अगर आपका ब्रेन रिवायर हो जाएगा तुरंत, अगर आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखोगे ना, कंपैरिजन, तो कंपैरिजन से आपको तुरंत पता हमने रिलेटिव पॉवर्टी तो पढ़ लिया, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से पता चलेगा कि दिस पर्सन लिविंग अंडर पॉवर्टी। तो बहुत ही सिंपल होता है, उनके पास रहने के लिए अच्छी सी जगह नहीं होगी, ना 2 वक्त का खाना होगा। ठीक है, उनकी ड्वेलिंग प्लेस प्रॉपर नहीं होगी, उनको 2 वक्त का ठीक से खाना नहीं मिल रहा होगा, वो लोग अनएजुकेटेड हो गए, इलिटरेट हो गए, और उन लोगों की जो इनकम होगी वो एक्सपेक्टेड इनकम से भी कम होगी। उन लोग की जो लाइफ होगी वो भी एक्सपेक्टेड लाइफ रेट से भी कम होगी। ठीक है, और दूसरी बात, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माल न्यूट्रिशन? मतलब न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल रहा, उनको न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता, इसकी वजह से उनका जो डेथ रेट रहता है वो हाई होता है। ठीक है, और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेशन भी एक्सपेक्टेशन से कम होती है, उनके कम जीते हैं। तो ये सब पर्टिकुलर पॉइंट्स थे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए क्या क्या किया। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स पब्लिक के लिए लेके आए, जैसे कि होगी सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। मतलब गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए स्कीम्स निकाली, उसमें से सबसे फेमस स्कीम है
MGA, ठीक है, जिसको फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या होता है बच्चों कि गवर्नमेंट है ना गारंटी वर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्योंकि 100 डेज का पूरा प्लान रहता है और उसमें वेज बेसिस पे रहता है। वेज बेसिस पे मतलब उनको रोज की पगार रोज मिल जाती है, दैट हैज टू बी कॉल्ड वेजेस, ओके। तो उसको हम बोलेंगे मगर में रहेगा, ओके। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आगे पेप में भी आएगा, पेप आपको पता ही होगा, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में भी एक प्रोग्राम ये आएगा, ठीक है। दूसरा क्या किया, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर ध्यान दिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम, टेक्निकल एजुकेशन एक्सपांशन के ऊपर ध्यान दिया गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। आपको तो आजकल पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट रहता है स्किल डेवलप करना, ओके। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकाले, पर्टिकुलर ट्रेनिंग देती थी गवर्नमेंट पर्टिकुलर अलग अलग फील्ड में। टेक्निकल एजुकेशन एक्सपांशन बढ़ा दिया, टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया सिखाना। आपको पता है आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, लो इंटरेस्ट लोन सब्सिडी फॉर द एंटरप्रेन्योर, लोन्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की एकदम लो इंटरेस्ट रेट पे, किसको, एंटरप्रेन्योर को, और उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड की ना। अब इसमें से बहुत सारे लोगों को सब्सिडी का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। और लो इंटरेस्ट में गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड की, सब्सिडी प्रोवाइड की एंटरप्रेन्योर को जिसका खुद का स्टार्टअप है, जो मेक इन इंडिया आपको पता होगा, मेक इन इंडिया जो अपना स्टार्टअप कर रहा है, इंडिया के प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा रहा है, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट उनको लोन प्रोवाइड कर रही है। और उसमें भी अगर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, एग्रो प्रोडक्ट हो, तो उसमें ज्यादा आपको हेल्पफुल रहता है, ठीक है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ अमाउंट आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो, ओके। तो अभी दूसरा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रमोशंस, एनकरेजिंग मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अच्छे से ज्यादा मिलेगी तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। एनकरेजिंग मैन्युफैक्चर को एनकरेजमेंट दिया, ये अपने आई थिंक पहले के चैप्टर में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ओके। अगर उसके ऊपर भी आपको रिवीजन वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया, मतलब फार्मर्स को अलग अलग टूल्स प्रोवाइड किए, अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से उनके एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन आ जाए, मतलब मॉडर्न सिस्टम वो लोग अप्लाई करें, ठीक है। अभी दूसरी एक है डिजिटल एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज इन टेक्नोलॉजी सेक्टर। अभी आईटी सेक्टर के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता हो तो उसमें पर्टिकुलर रहता है कि ये जो ऐप डेवलपमेंट होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, उसमें भी गवर्नमेंट ने ज्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, कौन रहता है बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, फूड इनसिक्योरिटी उनके पास, अनेबल टू अफोर्ड 2 मील्स अ डे, इनएडिक्वेट हाउसिंग, ड्वेलिंग प्लेस अच्छी नहीं होती, इनसफिशिएंट इनकम, हेल्थ चैलेंजेस, रिड्यूस एक्सपेक्टेशन, माल न्यूट्रिशन डिजीजेस, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने और कौन कौन से प्रोग्राम्स में सपोर्ट किया जिसकी वजह से लोगों का भला हो, लोगों के लिए वेलफेयर के हित में कौन कौन से अलग काम किए। तो सबसे पहला पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम याद रखना, क्या हमारा नाम याद रखोगे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ओके। उसमें से एक है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, देखो नाम कितना अच्छा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। योजना मतलब आपको पता होगा स्कीम को योजना बोला जाता है। ग्राम ज्योति मतलब गांव गांव तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट ने क्या किया, सक्सेसफुली 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की 18,000 विलेजेस में, ठीक है। और सब्सिडाइज रेट फॉर द फार्म्स एंड होम्स, सोलर एनर्जी सपोर्ट, जो भी सोलर एनर्जी का सपोर्ट ले रहा था उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, ठीक है, याद रहिए। दूसरे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, वन बंधु कल्याण योजना, नाम से ही आपको मीनिंग याद रह जाएगा, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर ये स्कीम में है क्या, वन बंधु। अगर इसको बाइफरकेट करोगे तो वन बंधु, जंगल के रहने वाले के साथ फ्रेंड्स, सॉरी जंगल के फ्रेंड्स, ओके। जंगल के फ्रेंड्स कौन होते, तो पहले से ही आपको पता है कि जंगल के अंदर आदिवासी लोग रह रहे थे,
ठीक है, वो पर्टिकुलर पूरी की पूरी एक कम्युनिटी है, उनके लिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने उनका कल्याण करने के लिए योजना, तो ट्राइबल डेवलपमेंट, लाइव स्टॉक ट्रेनिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्मार्ट आश्रम, क्रीपर्स क्रॉप सपोर्ट, इतनी सारी चीज गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर ट्राइबल पीपल्स को अलॉटमेंट दिया। चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम, ठीक है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्राइम मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम, ऐसा आता है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। कनेक्टिंग विलेज थ्रू द इंप्रूव्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पंचायत सपोर्ट, रोड को कनेक्ट करना इजीली, नेम में आपको मीनिंग पता चल गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जो कि 4 मार्क्स में आता है। इसमें आपको पर्टिकुलर 12 to 13 स्कीम्स दी गई है आपके टेक्स्ट बुक्स में, उसको याद रख लेना, उसके मेन हाईलाइट पॉइंट्स को याद रख लेना, और उसके आपको 2-3 लाइन जितना मीनिंग बता देना, यू विल इजीली गेट 4 मार्क्स। ओके, सो मां अन्नपूर्णा योजना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स मंथली फॉर फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन इन गुजरात। गुजरात में 35 kg फूड प्रोवाइड करना, ठीक है, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना हर महीने, ठीक है, इसको बोला जाता है मां अन्नपूर्णा योजना। और इसमें एक मेन चीज ये भी है कि मैंने फेयर प्राइस शॉप के बारे में नहीं बताया, गवर्नमेंट ने उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी जगह पे फेयर प्राइस शॉप्स भी ओपन किए। भारत में 4.92 लाख फेयर प्राइस शॉप है, जिसमें जो बेसिक कमोडिटीज होती है, बेसिक सामान होता है, वो 2 to 3 रुपीज पर केजी में मिल जाता है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, तो वही है मां अन्नपूर्णा योजना में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेक्स्ट बुक में दिया होगा, ठीक है, ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा। अभी इसमें कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया है, एक तो वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट आपको पता होगा, वेज का मतलब मैंने बताया आपको कि जो डेली का इनकम होता है उसको वेज बोला जाता है, उसके बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयमेंट, हमने मनरेगा पढ़ा, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया एंटरप्रेन्योरशिप्स को, ठीक है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फेयर प्राइस शॉप, ओके, सोशल सेफ्टी, इंश्योरेंस सपोर्ट ड्यूरिंग द कैलेमाइट्स, कैलेमाइट्स के दौरान जो भी इंश्योरेंस का सपोर्ट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलेमाइट्स, जो भी नेचुरल डिजास्टर और वो सब कुछ होता है, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, दैट ऑल कम्स अंडर कैलेमाइट्स, ओके। अर्बन पॉवर्टी स्कीम, अभी अर्बन पॉवर्टी स्कीम में क्या होता है कि अर्बन एरिया में भी बहुत सारे लोग पुअर रहते हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट दी उनको सिटीज में, ठीक है, पर्टिकुलर अलग अलग लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए। वो तो क्या है, हमको अगर क्रिटिसाइज करना हो ना कोई भी गवर्नमेंट को तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट वो लेवल पे उनको पता होता है कि वो लोग कितना प्रेशर हैंडल करते हैं, किस तरीके से सारी चीज मैनेज करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या होता है एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी टेट में और 2 से 3 स्कीम्स बाकी वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको कि एग्रीकल्चर एंड रूरल स्कीम्स। चलो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना क्या होता है, कृषि मतलब कृषि से वर्ड बना है, मतलब फार्मर्स, सिंचाई मतलब इरिगेशन, पानी देने की फैसिलिटीज, उसके रिलेटेड योजना, इंप्रूव्ड इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम, चेकनेट्स फॉर एवरी फील्ड, हर एक फील्ड के लिए गवर्नमेंट ने ये सारी स्कीम प्रोवाइड की है। फार्मर सेफ्टी इंश्योरेंस, कौन सा, फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस मतलब इकोनॉमिक सपोर्ट ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज, प्राइस स्टेबलाइजेशन। और बहुत सारी बार क्या होता है कि अचानक से जगह में भूकंप आ गया, अचानक से बहुत सारा फ्लड आ गया, तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है फार्मर्स को, और उसी की वजह से प्राइस राइज होती है, ठीक है। अभी प्राइस राइज के मेन कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पढ़ना है, प्राइस राइज के बारे में आपको डीप रिवीजन चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उसका भी वीडियो हम लोग डाल देंगे। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब जब भी कैलेमाइट्स के दौरान अगर कोई फार्मर्स का खेत पूरे का पूरा खराब हो जाए तो उनको भी गवर्नमेंट क्या करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, मतलब उनका पूरे का पूरा कंपेंसेशन गवर्नमेंट पे करती है। दूसरा, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है, घर घर तक पानी पहुंचाना, इजी नेम से पता चल जाएगा। ई नाम स्कीम, अभी ये ई नेम स्कीम क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है
फार्मर्स के लिए, जो अपने प्रोडक्ट उधर लिस्ट आउट करते हैं, जिसकी वजह से उनको ऑनलाइन सेल मिलती है। ठीक है, ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट, डायरेक्ट फार्मर्स ट्रेडर्स कनेक्शन, फार्मर से डायरेक्ट ट्रेडर्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बेनिफिट होता है, इसमें जो मिडल मैन होता है ना, मिडल मैन जो कमीशन लेता है वो फार्मर्स के पास अभी डायरेक्ट जाता है। ठीक है, और इससे ट्रेडर्स को भी डायरेक्ट फायदा होता है। ओके, तो ये थी हमारा, ये थी पूरे का पूरी जो भी स्कीम्स थी, इसको बोलते हैं पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम। टोटल हमने 11 to 12 स्कीम्स पढ़ी है, अपने टेक्स्ट बुक में 12 to 13 स्कीम्स दी, आपको सभी के नाम लिख देने। अभी बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ तो रेशियो होगा, जैसे पॉवर्टी का रेशियो पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट का भी कुछ रेशियो होगा। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो पहले तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। भारत में टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहला हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयड। सीजनल अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या? सपोज सपोज अभी गया काइट फेस्टिवल, ठीक है, काइट फेस्टिवल में जो भी काइट्स के सेलर्स हो गए, थ्रेड डोरी के सेलर्स हो गए, फिरकी के जो भी सेलर्स हो गए, वो अभी क्या करेंगे, वो अभी अलग अलग बिजनेस करते हैं, मतलब सीजन के हिसाब से बिजनेस करते हैं। ठीक है, अभी होली आएगी तो वो लोग होली का कलर लेके आएंगे, बाद में नवरात्रि आएगी तो नवरात्रि के लिए कपड़े ट्रेडिशनल क्लोथ्स लेके आएंगे। तो बहुत सारे लोग है ना सीजनल बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोग फ्रूट्स फ्रूट्स अभी फ्रूट्स का सीजन आएगा तो फ्रूट्स का भी बिजनेस करेंगे, केरी का मौसम आएगा, ठीक है, समर्स में, तो उसका बिजनेस करेंगे। तो वो क्या होता है, पर्टिकुलर एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसका सीजन खत्म, दूसरा सीजन का वेट करना है, तो पर्टिकुलर वो तो बीच का टाइम आता है ना, उसमें पर्सन अनएम्प्लॉयड रहता है। That is to be called a seasonal unemployed। वापस मैं आपको बताता हूँ, एक सीजन से दूसरे सीजन के बीच में जो गैप आता है, वो गैप में जो भी आदमी काम नहीं करता, दैट इज टू बी कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयड, क्योंकि उस समय में काम होता ही नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड की बात करें तो सोशल बैकवर्डनेस, लैक ऑफ फैसिलिटी। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग के ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं जिसमें वो लोग अपना ऑर्थोडॉक्सी वाला माइंडसेट यूज करते हैं। ठीक है, पुरानी मान्यता के हिसाब से अपना बिजनेस चलाते, तो आगे जाके क्या होता है, वो ठप हो जाता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, मतलब एक्स्ट्रा वर्कर विथ नो प्रोडक्टिविटी गेन। अभी कोई कोई फॉर्म में, कोई कोई कंपनी में क्या होता है बच्चों, कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वर्कर्स काम करते, ठीक है, जरूरत से ज्यादा वर्कर काम करते हैं, तो उनके पास से जो वर्क एक्सपेक्ट किया गया होता है उतना वर्क तो मिलता है, लेकिन उतना सामने सप्लाई तो होना चाहिए, डिमांड तो होना चाहिए। सप्लाई मिल जाएगा, डिमांड ही नहीं होगा, तो उनके वर्कर्स का क्या करेंगे। ठीक है, सपोज कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री है, उस पर 10 वर्कर्स से काम हो रहा है, लेकिन उधर 15 वर्कर्स है, तो क्या होता है, अचानक से 5 को निकाल देते, तो उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, प्रोडक्टिव गेन इनसे कुछ नहीं होता। दूसरा होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। अभी बहुत सारे लोग है ना, एजुकेशन के बावजूद भी अनएम्प्लॉयड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। हमारा मेरे को बोलते हुए बहुत ही दुख हो रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। कितने लोग, कितने इंजीनियर्स हो गए, कितने डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, कितने एमबीए करके निकले हो गए, जिसके पास डिग्री होगी, लेकिन स्टिल दे आर टुडे अनएम्प्लॉयड। मेन रीजन पता है, दे डोंट हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्किल्स। स्किल्स नहीं उनके पास। लेकिन अभी जिसके पास स्किल्स होगी 2026 में, वही बंदा सक्सेस जल्दी हासिल करेगा। ठीक है, तो आपको भी मैं एक सजेशन दे रहा हूं कि आप स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए, एजुकेशन अपने पर्टिकुलर एजुकेशन से ज्यादा। ओके, एजुकेशन तो आपको लेना ही है, वो सारी इंफॉर्मेशन तो आपको इंटेक्ट करनी है, साथ में आपको थोड़ा बहुत अपने दिन का 10 to 30 मिनट्स तो अपने स्किल्स के ऊपर देना ही। 10 to 30 मिनट्स इज इनफ। अगर आप दोगे कंसिस्टेंसी से 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो आपको गारंटी सक्सेस देगी वो स्किल। ठीक है, इसलिए आपको जो भी इंटरेस्ट है वो चीज करनी ही चाहिए, गारंटी करनी चाहिए जो भी चीज में इंटरेस्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रिक्शनल टेक्नोलॉजी और ट्रांजिशन। अभी क्या होता है कि बहुत सालों से कोई जगह पे एक वर्कर है, ओके, तो वो वर्कर क्या कर रहा है, पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ही काम कर रहा है। अभी मार्केट में एआई आ गया, उसको यूज करना नहीं आता, तो वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो हो जाएगा अनएम्प्लॉयड। तो वैसे एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयड को बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। जो पर्टिकुलर न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना नहीं सीख पाता, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ के साथ हम लोगों ने ये सब चीज तो पढ़ी नहीं। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में।
हमारा भारत देश में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है? तो अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं तो नेशनल का जो रेट है, अनएम्प्लॉयड का जो रेट है 2013 और 14 का, वो 5.4% था। कितना? 5.4%। जॉब सीकर्स सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से 116 मिलियन लोग थे। कितना? 116 मिलियन लोग। और उसमें से वुमेन 7.7% फीमेल्स अनएम्प्लॉयड रेट है। कितना? 7.7% फीमेल अनएम्प्लॉयड रेट है। ठीक है, ज्यादा डीप में माहिती अगर टेक्स्ट बुक्स में दी गई है, अगर उसमें से पर्टिकुलर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और एक टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है वर्ल्ड लेवल मार्केट। तो वर्ल्ड लेवल मार्केट क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। पर्टिकुलर कोई आदमी इंडिया में रहने वाला, वो बाहर के देश में जा रहा है, क्यों? काम की खोज में, अच्छे एक्सपीरियंस की खोज में, अच्छे पे आउट की खोज में, अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उसकी खोज में। ठीक है, और वो उधर जाके काम करता है। तो आज की डेट में इसकी डिमांड बहुत है, और आपको पता है डिमांड अगर कोई चीज की होगी तो सप्लाई भी रहेगा ही। तो आपको पता होगा लास्ट कुछ 5 to 6 ईयर से, 5 to 6 ईयर से आपको पता होगा कि इंडिया में ट्रेंड चल रहा है कि यूएसए जाने का, कनाडा जाने का, उधर जाके काम करने का। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये सब चीजें होगी वर्ल्ड लेवल मार्केट में, इसको ही बोलते हैं वर्ल्ड लेवल मार्केट। ओके, तो ये मार्केट बहुत बड़ा है, और आपको पता नहीं है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पिछले 2 साल में 700 इंडियंस की डेथ हुई है बाहर जाके। और रीजन आप खुद ही सर्च कर लेना, आधे केसेस के तो रीजन ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, 700 पीपल की डेथ हो गई है पर्टिकुलर लास्ट 2 इयर्स में। सोचिए, तो क्या बाहर जाना सही है? क्या इंडिया का टैलेंट इंडिया के बाहर जाके काम करना चाहिए कि इंडिया में रह के ही काम करना चाहिए? मेरे को इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच। ये वीडियो का इधर ही एंड करते हैं। ये था चैप्टर नंबर 17 का रिवीजन। अगर आपको और कोई चैप्टर का रिवीजन चाहिए तो प्लीज टेल मी इन कमेंट। थैंक यू सो मच, वत्सल सर फ्रॉम आरओई कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।